महिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरार्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ॐ धन्वन्तरेस्तु नमः। आज का हमारा टॉपिक है वात रक्त, ठीक है, गाउट के साथ उसका संबंध है। थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं गाउट का। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ने की वजह से एक्सेसिव यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है और वहाँ पे सिम्टम्स फॉर्म करता है, लाइक स्वेलिंग है, पेन है। और वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए मॉडर्न साइंस में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, पेन किलर्स का इस्तेमाल होता है और साथ साथ यूरिक एसिड रिड्यूस करने की मेडिकेशन चलती है, ठीक है। ये मॉडर्न एस्पेक्ट से गाउट है, हमें उसमें ज्यादा न जाते हुए हम वात रक्त पे आते हैं, ठीक है। वात रक्त का वर्णन चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 29 में किया है, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में वर्णन किया है और अष्टांग हृदय ने चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में वर्णन किया है, ठीक है। सुश्रुत ने इसको स्वतंत्र व्याधि नहीं माना है, उन्होंने वात व्याधि में इसको इंक्लूड किया है और चरक ने स्वतंत्र व्याधि वर्णन किया है। हम सर्वप्रथम वात रक्त के पर्याय देख लेते हैं। वात रक्त के क्या पर्याय है? अड्यवात, वात बलास, खुड्डा वात, वात शून्य और मेदावृत्त वात इत्यादि वात रक्त के पर्याय है। अगर किसी भी प्रकार का पर्याय आपको पता चलता है या फिर कोई आपको ये पर्याय बताता है तो समझ लेना है कि वो वात रक्त है, ठीक है। उसके पश्चात हम वात रक्त के हेतु देख लेते हैं, कॉजेस देख लेते हैं। सामान्य रूप से वात रक्त नाम में ही पता चल जाता है, वात प्रधान और रक्त प्रधान इनकी दृष्टि होने के कारण वात रक्त की उत्पत्ति होती है। तो हेतु में भी वात प्रकोपक आहार विहार है। उदाहरणार्थ तिक्त, कटु, कषाय रसात्मक आहार, अध्यशन, अनशन, अधिक चंक्रमण, अधिक व्यवहार, अधिक ऊंट की सवारी करना या फिर अधिक बोलना, ये सभी वात को बढ़ाने वाले हैं, ये वात प्रकोपक हेतु है। उसके पश्चात हम देखेंगे रक्त प्रकोपक हेतु। रक्त प्रकोपक हेतु में क्या आता है? लवण, अम्ल, विदाही अन्नपान, उष्ण तीक्ष्ण अन्नपान। जो व्यक्ति सतत आतप सेवन करता है या फिर उष्ण चीजों का सेवन करता है उस व्यक्ति में रक्त प्रकोपक चीजें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। संप्राप्ति अगर देखी जाए वात रक्त की संप्राप्ति इसी प्रकार होगी। हेतु में वात प्राधान्य दोष, ये दुष्ट होने के कारण वो रक्त को दूषित करता है, रक्ताश्रित जाता है। प्रकुपित हुआ वात रक्ताश्रित जाने के पश्चात वो सिम्टम्स फॉर्म करता है, कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जो कि वात रक्त प्राधान्य लक्षण है, ठीक है। अब बेसिकली उसमें संप्राप्ति घटक क्या क्या है? दोष हमारा वात है प्राधान्यता से, दुष्य हमारा रक्त है, स्त्रोतस हमारा रक्तवाही स्त्रोतस है, हमारा अधिष्ठान क्या है मतलब स्थान क्या है, संधिगत है उसका स्थान, और हमारा मुख्य स्वरूप से वो समुत्थान। दो प्रकार के समुत्थान पता है हमें, आमाशय समुत्थान और पक्वाशय समुत्थान। वात रक्त प्राधान्यता पक्वाशय समुत्थान व्याधि, ठीक है। वात प्रधानता पक्वाधानम, पक्वाशय में स्थान भी है उसका, और दूषित हुआ वात पक्वाशय स्थान समुत्थ वात रक्त उत्पन्न करता है, ठीक है। हमें इसी प्रकार संप्राप्ति को भंग करना है और उसी प्रकार हमें वात रक्त की चिकित्सा करनी है। प्राधान्यता वात रक्त की संप्राप्ति में उत्पन्न हुए लक्षण किस तरीके से रहते हैं? वो हस्तपाद अंगुली या फिर संधिया, इनसे वो स्टार्ट होता है और सर्वव्यापी होता है। स्लोली 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 वो शरीर में व्याप्त होता है और पूरे संपूर्ण शरीर में हो जाता है। जैसे हस्त की अंगुलियों संधि, फिर मणिबंध संधि, फिर गुल्फ संधि, फिर कर्पूर संधि, इस तरीके से वो बढ़ते रहता है। वैसे ही पाद संधि, वैसे भी वो जानु संधि, फिर वंशन संधि, इस तरीके से सर्व शरीर व्याप्त होता है और वो वात रक्त अपने गुणधर्म दिखाता है, अपनी लक्षण दिखाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम उसे संप्राप्ति घटक भंग करने की उसी प्रकार चिकित्सा करेंगे। जैसे दूषित हुआ दोष हमें पता है वात प्रकोपक है, वो दुष्य रक्ताश्रित हो रहा है मतलब वो रक्त धातु को दूषित कर रहा है, तो उस प्रकार की हम उसके ऊपर चिकित्सा करेंगे या फिर संप्राप्ति भंग करने वाली चिकित्सा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर आचार्य चरक के अनुसंधान से देखें, उन्होंने उत्तान और गंभीर से दो प्राधान्यता से भेद बताए वात रक्त के।
और उसे ही अवस्थापूर्ण चीजें सुश्रुत ने बताई है। उत्तान और गंभीर को ही अवस्था सुश्रुत ने मानी है। ठीक है। अब बेसिकली उत्तान मतलब उत्तान अवस्था में त्वकाश्रित, मांसाश्रित, और ये गंभीर अवस्था अंतराश्रित। इस तरीके से इनका डिवीजन है। अब उत्तान में बेसिकली लक्षण क्या उत्पन्न हो जाती है। उत्तान अगर वात रक्त किसी का आपके पास पेशेंट आता है तो क्या लक्षण लेके आता है, वो सर्वांग दाह उत्पन्न लेके आता है, वो क्या त्वकगत संकोच, त्वकगत पीड़ा, त्वक स्फुटन इत्यादि सारी चीजें उत्तान अवस्था में लेके आता है। और गंभीर अवस्था में क्या लेके आता है, गंभीर अवस्था में संधियों में दाह, संधियों में अत्यधिक स्फुटन, इस तरीके की चीजें वो गंभीर अवस्था में लेके आता है। और तीसरा, अगर वही उत्तान और गंभीर ये दोनों ही आश्रित होके उभयाश्रित अगर वात रक्त उत्पन्न होता है तो वो व्यक्ति खंज पंगुल्य की तरफ जाता है, मतलब फिजिकल डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है। इस तरीके से हम उत्तान, गंभीर और उभयाश्रित वात रक्त के प्रकार रखते हैं। उसके पश्चात अगर साध्यत्व के स्वरूप में जाए या फिर वात रक्त का साध्यता, सुख साध्यता या फिर व्याप्य कष्ट साध्यता, या फिर अगर हमने असाध्यता देखा तो अगर एक दोषज है, केवल एक दोषज है वो सुख साध्य है, अगर वो द्विदोषज है वो याप्य है, अगर वही परिसंवत्सर है, एक साल अगर पुराना चलता है वो भी याप्य है चिकित्सा के लिए हमारे लिए। और उसके पश्चात अगर त्रिदोषज है और संपूर्ण शरीर व्याप्त हुआ है जिसमें मांस, कोत, गलन इस तरीके से चीजें उत्पन्न हुई दिख रही है, वो असाध्य है। मतलब बहुत ही ज्यादा संपूर्ण शरीर व्याप्त होने वाला वात और रक्त, ये दुष्ट हुआ वात और रक्त वो शरीर में बहुत प्रकार के तीव्र ऐसे लक्षण उत्पन्न करता है। वेग की अवस्था भी उतनी ही तीव्र होगी, साथ साथ लक्षणों की भी अवस्था उतनी तीव्र होगी। ये तीव्रता और ये चिरकारित्व उभयाश्रित होके वो व्यक्ति को फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये हमारी साध्यत्व का है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया या फिर कुछ नहीं किया तो कुछ समय बाद वो उपद्रव स्वरूप में भी कुछ चीजें उत्पन्न करता है। ठीक है, उपद्रवक संज्ञ किसको बोला है सुश्रुत ने, औपसर्गिक संज्ञ कहा उपद्रवक, मतलब औपसर्गिक स्वरूप में जो उत्पन्न हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, जैसे ज्वर है, श्वास है, कास है, हिक्का है, निद्रानाश है, मूर्छा है, भ्रम है इत्यादि सभी प्रकार के व्याधियां इस वात रक्त के उपद्रव में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वात रक्त का आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता चला है कि मुख्यतः कोई भी पेशेंट प्राधान्यतः वात प्रधान और रक्त प्रधान इस तरीके का आहार लेने के कारण दूषित हुआ वात रक्तों को दुष्ट कर रहा है और कुछ लक्षण उत्पन्न कर रहा है जो कि वात रक्त के समान है। मुख्यतः संधि के आश्रय से आती है वो लक्षण है। ठीक है, अगर आप आम वात देखते हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखते हो, आपको वो भी संधिगत दिख जाता है। बट वात रक्त की संप्राप्ति बेसिकली स्टार्ट कहाँ होती है, पेशेंट क्या बोलता है आपके पास, मेरे उंगलियों में से दर्द चालू हुआ था, मेरे रिस्ट में पेन था, मेरे शोल्डर में पेन था, इस तरीके से वो पेन में क्या स्लोली एग्जैगरेट होते होते मेरे पूरे बॉडी में आया। इस तरीके का कंप्लेन लेके आता है वात रक्त का। इमीडिएटली समझ में आना चाहिए ये गाउट का पेशेंट है, ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से पता चला तो हम इमीडिएटली उनकी चिकित्सा के ऊपर आते हैं। ठीक है, न ही बस्ती समम किंचित वातस्तु, वात रक्त में बस्ती के अलावा कोई श्रेष्ठ चिकित्सा ही नहीं है। मतलब बस्ती चिकित्सा बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। प्राधान्यतः वात दोष दुष्ट हो रहा है और वात दोष के लिए मुख्य पंचकर्मों में कौन है, बस्ती। ठीक है, जो कि हमारी अर्ध चिकित्सा भी कार्य करती है। बस्ती हमारे लिए अर्ध चिकित्सा भी है, तो बस्ती मुख्य स्वरूप में हमें वात रक्त में। ठीक है, उसमें आप पेशेंट वाइज पुरुषम वीक्ष चिकित्सा इस तरीके के अनुसंधान से आप बस्तियों में क्रम रख सकते हो। उसमें योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती, जो कोई भी बस्ती देनी है आप उसको दे सकते हो। उसमें भी अनुवासन कितना है, निरोह कितना देना है, ये वैद्य अपने हिसाब से पेशेंट का फिजिकली एग्जामिन करने के बाद डिसाइड करेगा। ठीक है, ये जो बस्ती एनिमा प्रोसीजर है हमारी सर्वश्रेष्ठ है गाउट में, वात रक्त में। ठीक है, उसके पश्चात हम अंतर परिमार्जन चिकित्सा करेंगे। अंतर परिमार्जन में बहुत सारी चिकित्सा है। अंतर परिमार्जन में रक्तमोक्षण श्रेष्ठ चिकित्सा बताई है, जिसमें उन्होंने श्रुंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा है आचार्य चरक ने।
जलोका का इस्तेमाल मतलब लीस्ट थेरेपी, साथ ही साथ सिरावेद भी कहा है। अगर देशादेश प्रजत मतलब क्या संपूर्ण शरीर व्यापी अगर वात रक्त हुआ है उसको सिरावेद करना बहुत उत्तम है। अगर पित्त प्रधान या फिर दाह ये इत्यादि सारी चीजें दिखा रहा है तो उस व्यक्ति को जलों का इस्तेमाल कीजिए, या और कंडू, पीड़ा, रुजा, तोद, भेद इत्यादि अगर दिखा रहा है तो वहां पे शुंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अंतर परिवारजन चिकित्सा में आचार्य चरित ने सस्नेह विरेचन देने के लिए कहा है। स्नेह युक्त विरेचन, स्नेह युक्त विरेचन बहुत ही ज्यादा उपयुक्त किस तरीके से है, देखिए पक्वाशय समूथ व्याधि है वो, ठीक है, पक्वाशय समूथ में बेसिकली वात प्राधान्य है, वात प्राधान्य है रुक्षता का कारण मुख्य स्वरूप में। उस व्यक्ति में अगर स्नेह विरेचन दिया गया तो वो ज्यादा फलदायी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गंधर्व हरित की देना है, ठीक है, गंधर्व हरित की चूर्ण का इस्तेमाल करना है समझो, जिसमें गंधर्व मतलब एरंड तेल है और हरित की है, दोनों भी अच्छा कार्य करेगी अनुलोमनार्थ या फिर मृदु विरेचनार्थ। ठीक है, इस तरीके का सस्नेह विरेचन हम वात रक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उत्कृष्ट और फलदायी रहेगा। ठीक है, उसके पश्चात हम उसको अभ्यंग इत्यादि, प्रदेह, परिषेक इत्यादि बाह्य अवस्था में हम करेंगे, वो पेशेंट देखने के बाद। ठीक है, अगर शोधपूर्ण अवस्था है मतलब थोड़ा सा आम का संबंध है, उस जगह पे हम अभ्यंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक पता है। इस वजह से हम पेशेंट देखेंगे, उस अनुसंधान से हम बाह्य अपनी चिकित्सा करेंगे, बहिर्परिमार्जन चिकित्सा। ठीक है, आपका अंतःपरिमार्जन चिकित्सा हो गया, बहिर्परिमार्जन चिकित्सा हो गया। आचार्य वाग्भट ने कुष्ठगत जो पूर्व रूप है वही सेम पूर्व रूप वात रक्त की बता दी। ठीक है, स्पर्श मतलब स्पर्श का नहीं पता चलता है उसे, अंग में बहुत दाह, वेदना इत्यादि उत्पन्न होना, ये सारी चीजें वात रक्त में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुष्ठवत पूर्व रूप ध्यान में रखिए, कुष्ठ में जो उत्पन्न होने वाले पूर्व रूप ये वात रक्त में दक्षिण के समान दिखती है। ठीक है, हम तत्पश्चात हम क्या करते हैं, आचार्य वाग्भट ने वात रक्त के लिए एक अग्रेय भी वर्णन किया है, गुरुचि वातासर रोगे। ठीक है, जो भी अग्रेय द्रव्य, पायनीय द्रव्य, हमारे श्रेष्ठ द्रव्य, उसमें वात रक्त के लिए गुरुचि प्राधान्यता से माना है। मतलब अगर किसी भी वात रक्त के पेशेंट को आप एकल द्रव्य के स्वरूप में भी गुरुचि देते हो, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी है या फिर फलदायी है। ठीक है, उसके पश्चात हम कुछ अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं जो प्लैनेट के, उसमें हमारा गॉट केयर पैक आता है जिसमें केशोर गुगुल है जो कि शोधहर, वेदनाहर उत्कृष्ट कार्य करता है। मेनली दो चीजें मुख्यतः से हमें दिखती है गाउट के पेशेंट में, शोथ एंड वेदना, ये दोनों के लिए भी श्रेष्ठ कार्य करता है। तत्पश्चात नवकार्षिक चूर्ण, उसमें गिलोय, त्रिफला, वचा, कुटकी, निम्ब, दारू, हरिद्रा, जो कि सारे द्रव्य संशोधन के लिए भी काम करते हैं, साथ ही साथ शोथ नाशन के लिए भी उतने ही कार्य करते हैं। तत्पश्चात पुनर्नवा और उसके बाद गिलोय मतलब हमारा गुरुचि। ठीक है, जो कि प्राधान्यता से श्रेष्ठ है। और पुनर्नवा इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो मूत्र द्रव्य और जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है ना वो कम करने में बहुत अच्छा लाभदायक है। ठीक है, ये सारी द्रव्यों का या मेडिसिन का पैक अगर गाउट में हम केयर के लिए देते हैं, पेशेंट को एक पेशेंट का चेकअप, हिस्ट्री, सारी चीजें लेने के बाद अगर हम प्रॉपर तरीके से उसे बता देते हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, वात रक्त प्राधान्यता से हमारे लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके पास पेन किलर्स है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, मॉडर्न साइंस में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट की मात्रा कम हो सकती है अगर वैद्य बहुत तत्वज्ञानी है और उसको पता है कि इतने ही समय तक ये मेडिसिन रखनी है, इतनी प्रमाण में देनी है, और वो पुरुष का बल, काल, वय, अवस्था इत्यादि सारी चीजें देख के उसको डोज बताता है, उस हिसाब से उसको वो हानिकारक नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ हम निदान परिवर्जन चिकित्सा करते हैं, उसको वात प्रकोपक, रक्त प्रकोपक आहार विहार बंद करने के लिए बोलते हैं। उसमें हम इमीडिएटली उसको पथ्य पालन के अनुसंधान से समझा देते हैं, जिसमें हम पथ्यकर आहार में उसको मुग्ध, रक्तशाली, मसूर, दुग्धपान, साथ ही साथ लघु और स्निग्ध रसात्मक आहार देने के लिए हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तत्पश्चात अगर उसको अपथ्य
पालन के लिए बोला गया या फिर उन्होंने पूछा कि सर क्या चीजें खानी है, हमारे पास पता है मत्स्य आहार, मांसाहार, जो विधायी है, विदग्ध है और विरुद्ध आहार है, इस तरीके का आहार हम उसको अपत्य पालन के लिए बोल देंगे। ठीक है, हमें क्लियरली पता है कि किस पेशेंट में क्या लेना है। अब अगर आप घृत का इस्तेमाल करते हो वात रक्त में, कितना पथ्यकारक है, वात और रक्त दोनों भी शमन करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि रुक्षता, बढ़ने वाली रुक्षता है ना, हमें कम करने के लिए स्निग्ध रसात्मक आहार है। ठीक है, वो भी पेशेंट के अनुसंधान से, अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा शोधपूर्वक है, वहां पे आम प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा है, वो भी हमें उसमें देखना है। ठीक है, इस तरीके से हम वात रक्त की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे। ठीक है, वात रक्त इजी टू क्योर है, बस हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है और पेशेंट को भी पेशेंस रखने के लिए हमें उसको आश्वासन देना पड़ता है कि आपका पूर्णतः या फिर रूट से वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आचार्य वाग्भट ने वाताश्र रोगे के लिए गुरुजी वर्णित की है, मतलब अग्रय द्रव्य बताया है, श्रेष्ठता बताई है, मतलब डेफिनेटली वो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, अगर केवल गिलोय कैप्सूल भी हम उसको स्टार्टिंग में देते हैं तो भी वो ठीक होता है। ठीक है, उसके अनुषंगिक ये सारी मेडिसिन देते हैं तो उसमें अधिक जल्दी फलस्वरूप मिल जाता है। ठीक है, वात रक्त की इस प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, हम वेदनाहर, शोधहर, संशोधन कारक और रक्त दुष्टि को दूर करके रक्त धातु बलवर्धनात्मक जो कुछ भी चिकित्सा करते हैं वो सारी वात रक्त करते हैं। ठीक है, इवन दो समटाइम्स हमें कभी पुनर्नवा मंडूर का इस्तेमाल करना पड़े, कभी आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करें, कभी केवल एरंडा तेल का मतलब कैस्टर ऑयल का हमें इस्तेमाल करना पड़े, तभी हमें करना पड़े। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बोला कि उसको सस्नेह विरेचन देना है, तो आपको सिंपल सी बात याद होनी चाहिए, हमें रुक्ष विरेचन नहीं देना है। किसी भी तरीके से अगर अनुलोमनाभ से भी आप कोई द्रव्य दे रहे हो तो उसमें स्नेह की मात्रा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चिकित्सा लाइन अगर आप वात रक्त में रखते हो तो प्रॉपर तरीके से आपका पेशेंट ठीक होगा। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। इधर क्वेश्चंस है? एक दिन मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछूंगा तुम लोगों को। हम इसमें बेसिकली योग, बस्ती, कर्म काल किसी का भी संबंध दे सकते हैं। अगर हमें पेशेंट का बलाबल देखना है इम्पोर्टेंट, उसके बल के अनुसंधान से हम बस्ती का प्लान करेंगे। अगर पंचतिक्त क्षीर बस्ती भी देना है, उसको केवल दशमूल का निरोह बस्ती भी देना है, केवल धन्वंतर तेल का बस्ती देना है, सहचरादि तेल का बस्ती देना है, बला तेल का बस्ती देना है, किसी भी तरीके का बस्ती देना है, हम उसकी प्रकृति, उसकी अवस्था, बल, ये सारा ही एक मापन करेंगे, तत्पश्चात हम उसकी डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्राधान्यता से वात प्रकोप है, वात प्रकोप है, हमें अच्छे से पता है कि वात नाशन के लिए हमें स्नेह बस्ती का इस्तेमाल करना ही होगा, बल्य कोई तो भी बस्ती देनी होगी। ठीक है, उसका इस्तेमाल करो। मलावरुद्ध है, वृक्ष बद्ध ग्रथित वृक्ष वाला प्रवृत्ति है, निरोध का इस्तेमाल करना है उसका। स्नेह विरेचन में त्रिफलाग्रित चलेगा, अच्छा कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, त्रिफलाग्रित भी कार्य करेगा। ठीक है, स्नेह विरेचन हमारे कंसेप्ट है, इसमें आप स्नेह विरेचन अनुलोमनार्थ, उसमें हमारा स्नेह ऐड होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो किसी उसको नित्य विरेचन देना चाहिए या मतलब एक बार में ही संशोधन के लिए? मुझे लगता है कि वो पेशेंट अगर बहुत ही ज्यादा सर्वांग शरीर में उसका व्याप्त है तो उसकी विरेचन की काल अवस्था हमें देखनी पड़ेगी। अगर हमें प्रॉपर विरेचन कर्म करना है या फिर उसको अवस्थानुरूप मतलब सिर्फ मृदु विरेचन देना है या फिर स्रंसन करवाना है, ये भी डिसाइड करना है हमें। ठीक है, मतलब सस्नेह विरेचन ही देना है हमें, बट डिसाइड करना है हमें कितने समय तक देना है। अगर हमें पता है अगर वो बलवत्त है तो वो व्यक्ति सहन करने योग्य है। ठीक है, मतलब क्षीण बल मांस वाला व्यक्ति डेफिनेटली सहन नहीं कर पाएगा, तो उस अनुसंधान से भी हमें वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है जी, ओके।